एक तो काइंडली जो जो लोग आते जाते हैं ना अपना माइक बंद करते जाया करें। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैमल्स आज हमने करना है स्टार्ट। और मैमल्स में आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैमल्स में क्या होता है। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, और उसके अलावा इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैमल्स आपको नज़र आते हैं ये, ठीक है। बड़ी एडवांस इनकी फॉर्म है ये वाली। तो हम इनको देखेंगे। मैमल्स की बात एक, देयर आर approximately 4500 species of mammals evolved from mammal-like reptiles. थेरेप्सिड, ये थेरेप्सिड के एवोल्यूशनरी रिलेटिव्स हैं। आप कह लो कि कहा यह जाता है कि इनसे इवॉल्व हुए थे। जो थेरेप्सिड थे ये बेसिकली रिप्टाइल्स थे, और मैमल्स को इनको मैमल्स के इंसेस्टर्स कहा जाता है। मेमिलियन कैरेक्टर क्या है? हेयर है मेड अप ऑफ कैरेटिन, कल मैंने आपको बताया था। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। एंडोथर्मिक है, ये बात भी कल हुई थी। एंडोथर्मिक का जब हमने जिक्र किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एंडोथर्मिक का क्या मतलब था कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हैव एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें डायफ्राम भी होता है। पीछे हमने कल एम्फीबियन जो में देखा था उसमें डायफ्राम नहीं था। मैंने आपको कहा था एक मस्कुलर फ्लैप है एक, जो कि डूम शेप होता है, जो कि रेस्पिरेशन में उसको फैसिलिटेट करता है। प्रेशर बिल्ड करने में लंग्स के अंदर जब उन्होंने एक्सहेल करना होता है और वैसे इनहेल करना होता है जब तो ये फ्लैट हो जाता है, जब इनहेल करना होता है तो ये वापस डूम शेप में चले जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास, एक सेकेंड, इस तरह का होता है डायफ्राम, लाइक दिस। उसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये बात भी कल हुई थी। में पोजेस प्लेसेंटा, इनके अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा आप लोगों को पता है प्लेसेंटा क्या है। एक कनेक्शन है बिटवीन मदर, लिखा ही नहीं जा रहा, मदर और उसके ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो है ना, क्योंकि हमने कल बात की थी कि मैमल्स के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होती है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती है सारी। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा योक की एग भी नहीं होते मैमल्स के, स्मॉल अमाउंट ऑफ योक होती है। बिकॉज एग को, एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से ही आपके पास न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो वो जो मदर और ऑफस्प्रिंग के दरमियान न्यूट्रिशन पहुंचाने का एक टिश्यू है, एक बैरियर है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के जरिए मदर जो है वो ऑफस्प्रिंग को भी फूड पहुंचाती है। प्लेसेंटा के जरिए मदर जो है वो ऑफस्प्रिंग को भी सारी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। और ये जो प्लेसेंटा है बेसिकली यही फैसिलिटेट करता है ऑफस्प्रिंग के जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जब वो एम्ब्रियो की शक्ल में होता है, जब वो एम्ब्रियो है जो या फीटस है जो, उसके जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्लेसेंटा के जरिए मदर की बॉडी के थ्रू फिल्टर होकर बॉडी से बाहर चले जाते हैं। और फूड सारी जो है वो मदर जो है वो प्लेसेंटा के जरिए ही एम्ब्रियो या फीटस को प्रोवाइड करती है। 4 चैम्बर हार्ट है जी, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल में कंप्लीट हुई थी सेपरेशन वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स जो हैं, आर्ट्रियम जो है वो ब्लड, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो प्रिवेंट करती है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। है मेमोरी ग्लैंड्स अपने यंग वंस को जो है ये मिल्क से फीड करते हैं, इसलिए इनके अपने मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। पेरेंटल केयर इनके अंदर होती है। ऑब्वियसली मैमल का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है पेरेंटल केयर। हैव लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, हाँ इनके अंदर ना टीथ की एक, आप कह सकते हो टीथ की एक एडॉप्टेशन है। इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इसको कहते हैं हेट्रो, ये टर्म आप लिख लें, हेट्रो, सो हाँ हेट्रोडोंट्स, हेट्रोडोंट्स, HETRODONTS, हेट्रोडोंट्स को कहते हैं ऐसे एनिमल जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। जिनका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ करें।
हाँ जी, हेट्रोडोंटाई इसको हम कहते हैं हेट्रोडोन्ट्स, ठीक है, जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। अब हमारे पास देखें ना आप, मोलर भी हैं, प्री मोलर भी हैं, इंसाइजर्स भी हैं, केनाइंस भी हैं, तो दे आर हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जिनको हम क्या कहते हैं कि ये इस एबिलिटी को कहते हैं हेट्रोडोन, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। इससे ऑपोजिट होते हैं होमोडोन्ट्स, जिनके एक जैसे टीथ होते हैं, जिनमें ये नहीं होता कि ये मोलर है ये प्रीमोलर है, दे हैव जस्ट सिंगल टाइप ऑफ टीथ, उनको कहते हैं होमोडोन्ट्स। जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोडोन्ट्स। इनके अंदर मोलर्स भी होते हैं, प्री मोलर्स भी होते हैं, इंसाइजर्स भी होते हैं, केनाइंस भी होते हैं, और इनका एक टीथ फार्मूला होता है। हर एनिमल का अपना एक टीथ फार्मूला होता है कि इतने इंसाइजर्स होंगे, इतने केनाइंस होंगे, इतने मोलर्स होंगे, इतने प्रीमोलर्स होंगे। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जिनको ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं, उनके अंदर फिर आपके पास इंसाइजर्स नहीं होते, चीड़ खाड़ के लिए जो यूज होते हैं वो आपके पास कार्निवोर्स के अंदर होते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर नहीं होते। हर्बीवोर्स के अंदर मोलर्स और प्री मोलर्स, पीछे वाले जो दांत हैं वो बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, बिकॉज उन्होंने जुगाली करनी होती है और उन्होंने घास को चबाते रहना होता है, तो ये उनका करेक्टर होता है। द मोलर एंड इंसाइजर जो है वो ह्यूमन जा में होते हैं, ये हमारा एक जो है वो अडॉप्टेशन है। आगे इनकी टाइप्स हैं जी, मोनोट्रीम्स आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर मार्सुपियल्स आते हैं, इसके अंदर आपके पास प्लेसेंटल मेमल आते हैं। मोनोट्रीम ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज्यादातर आपके पास एग ले करते हैं, दिस इज ओनली ग्रुप विच लेयर एग्स। इनकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, दो तीन इसकी एग्जांपल है। डक बिल पोलाइटस है, इसके अंदर एकाइनिडा है, इनका करेक्टर ये रिप्टाइल लाइक होते हैं, ये कहा जाता है रिप्टाइल के रिश्तेदार हैं, मतलब ये जो थ्रेप्सिड्स थे ये उनके करीबी रिलेटिव्स हैं। और इसकी एग्जांपल आप देख लो यहाँ पर, स्पाइनी आंट ईटर इसके अंदर आते हैं, और डक बिल पोलाइटस आता है। याद रखना है, स्पाइनी आंट ईटर एंड डक बिल पोलाइटस इसकी एग्जांपल है। ये एग लेइंग है, मेमोरी ग्लैंड है जिससे यंग वन को फीड करते हैं। दूसरा ग्रुप है मार्सुपियल्स का, पाउच्ड मेमल्स भी इनको कहा जाता है, पाउच्ड मैमल, ठीक है। मार्सुपियल्स को हम पाउच मैमल भी कहते हैं। इनमें और जो आपके पास प्लेसेंटल मैमल है, हमने फर्क किया है कि प्लेसेंटल मैमल में ना पूरा फीटस जब तक वो एक बेबी में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि ऐसा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो पूरा एक्टिव नहीं होता, तब तक वो बेबी जो है वो मदर की बॉडी में ही रहता है और वहीं से अपनी फूड वगैरह हासिल करता है। लेकिन जो ये मार्सुपियल्स हैं या पाउच मैमल्स हैं, ये कुछ गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो मदर की बॉडी से बाहर आता है और पाउच जो होता है, जैसे कैंगरू का पाउच देखा ना, उसमें रहता है, यहाँ तक कि जब तक कि वो कम्प्लीटली एक्टिव नहीं हो जाता। जब वो कम्प्लीटली एक्टिव हो जाता है तो मदर उसको पाउच से बाहर निकाल देती है। लेकिन प्लेसेंटा में वो कम्प्लीटली अपना टाइम वहीं पे पूरा करता है, प्लेसेंटा के थ्रू फूड लेता है, और जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो मदर जो है उसको बेबी को बर्थ देती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है ओपोसम, कैंगरू, कोयलास, ठीक है। ये आर दे आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आइसोलेटेड लैंड मैसेज है यहाँ पे, ये बाकी दुनिया से अलग हैं, तो ये लोग माइग्रेट करके दूसरे ये एनिमल माइग्रेट करके दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं जा सकते। इनके दरमियान जो है वो बैरियर है, इनके दरमियान जो है वो फिजिकल बैरियर है। तो ये भी एक ये जब आपको मैं स्पेसिएशन के बारे में बताऊंगी तब ये चीज़ बताऊंगी। डू नॉट डेवलप प्लेसेंटा, इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं होते। गिव बर्थ टू यंग वन वेरी अर्ली, fetuses complete development in pouch called as marsupium। इस पाउच को मार्सुपियम कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स फाउंड इन पाउच नरिश यंग वन अंटिल डेवलपमेंट इज कंप्लीट, के बाद मैं बता चुकी हूँ। इनकी एग्जाम्पल याद रखो, मार्सुपियम को याद रखो कि वो पाउच होता है और इनका गेस्टेशन पीरियड फिर कम होता है ना, ये बॉडी के अंदर नहीं रहते, बाहर आ जाते हैं और बाहर आके मार्सुपियम में अपनी मदर से जो है वो फीड वगैरह हासिल करते हैं। इनकी एग्जाम्पल देख लो, कोयला है, कैंगरू है और ओपोसम है। नेक्स्ट वी है प्लेसेंटल मैमल, इनके अंदर प्लेसेंटा बनता है, ये बहुत एडवांस फीचर है। प्लेसेंटा मदर फीटस और मदर जो है, ये देखो ये प्लेसेंटा है आपके पास, ठीक है, दिस इज अ प्लेसेंटा, और ये मदर की बॉडी को फीटस के साथ कनेक्ट करता है। ये आप इधर देख रहे हो, ये ब्लड की सप्लाई यहाँ पे जा रही है, नाइट्रोजन स्पेस सारे जो है वो लेके मदर की बॉडी में जाती है, अम्बिकल कोर्ड से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही होती है, जो कि मदर की बॉडी में होती है। ज्वाइंट बाय पेन बाय ऑर्गन कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओनली डिस्पोजेबल मैमल, ऑर्गन डिस्पोजेबल, ये फेंक देते हैं। ये प्लेसेंटा को जब बर्थ आफ्टर बर्थ में वो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। डिस्कार्डेड फॉलोइंग बर्थ, एक्सचेंज गैसेज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड फीटस। आगे क्यों नहीं जा रहा?
जस्ट वेट अ मिनट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये इनके एग्जांपल हैं। स्नैक है, सॉरी व्हाट इज दिस, स्टिंक, ग्रे स्क्विरल, रोको, ये बल्कि ह्यूमंस, ये सारे ही जो आपके पास मैमल्स आ जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछे। मैमल्स हमने देखा है, रिप्टाइल्स मैमल्स की 3 टाइप्स है कि मोनोट्रीम्स हैं, उसके अंदर आपके पास मार्सुपियल्स हैं, उसके अंदर आपके पास तीसरे नंबर पे आ जाते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटा क्या है और जो कनेक्शन है उनका, वो अम्बिकल कोड के थ्रू वो कनेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है? मैम जो होमोडोन्ट्स हैं सेम टीथ वाले, उसमें कोई एग्जांपल? अच्छा, होमोडोन जो है ना वो मैमल्स नहीं होते, अच्छा ठीक है। होमोडोन्ट्स की वैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, लेकिन बेसिकली जो मैमल्स हैं उनके अंदर हमें हेट्रोडोंटाई जो है वो चीज़ नजर आई थी कि उनके एक जैसे टीथ नहीं थे बल्कि, और इसको फिर हम कहते हैं डेंटिशन, डेंटिशन का पैटर्न आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और होमोडोन में हमारे पास शार्क्स आती हैं और क्रोकोडाइल्स आते हैं, ठीक है। शार्क का कल हमने पढ़ा था ना कि उनके टीथ की लेयर्स होती हैं और वो पिछली लेयर को एस्केप करती है और नई लेयर आ जाती है, फिर उसको एस्केप करती है और अगली लेयर आ जाती है। मैमल्स आर हेट्रोडोन्ट्स। इससे पहले आपको अगर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और फिशेज में कहीं पर टीथ नजर आते हैं तो दे आर होमोडोन, दे आर नॉट हेट्रोडोन्ट्स। समझ आ गई बात? ओके मैम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी जी, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। इसको फिर वाइंड अप करें। कोऑर्डिनेट्स में नो आपको, मैम। कोऑर्डिनेट्स में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम, क्लियर। नो मैम। चलें, शुक्र है अल्लाह का। आज अब हमने अगला जो टॉपिक मैंने सोचा था स्टार्ट करने का वो स्टार्ट कर दूं। उसके बाद फिर अनम मैम की, कौन सा टॉपिक करना है? उसके बाद फिर हम अनम की प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। अनम तैयार है आप? जी मैम ऑलमोस्ट तैयार है, चलें। लेकिन ना मैम एक कंफ्यूजन है मुझे। बोलो। हमारी जो बुक है ना, जो हम्म हमारी कोर्स वाली बुक कारवान वाली हम लोगों ने पढ़ी हुई है, हम्म उसमें क्लासिफिकेशंस कुछ डिफरेंट हैं और हम्म। जो नेट से अगर कंसल्ट करें तो वो डिफरेंट है थोड़ी सी। तो मैं बुक फॉलो करूँ या नेट पर ही? ज्यादा डिफरेंस है? मैम कुछ जगहों पे ज्यादा ही है, मतलब कहीं पे अगर 3 क्लासेस लिखी हुई है ना हमारी बुक में, तो वो नेट पे 4 होंगी, या हमारी बुक में 5-6 लिखी हुई होंगी तो वो नेट पे कोई 3-4 मेन होंगी, इस अच्छा, तरह करके है। उसमें ना एक चीज आ जाती है, जैसे हमने कल एक ग्नेथोस्टोम और ग्नेथोस्टोम का किया, उसको कहीं पे क्लास लिखते हैं, उसको कहीं पे फाइलम लिखते हैं, उसको कहीं पे कुछ लिखते हैं, किसको, हालांकि ना वो क्लास है ना वो फाइलम है, वो एक कैटेगरी है। तो आप वैसा करो, आप अपनी कारवान वाली बुक को फॉलो करो। मैं इस वजह से ये कह रही हूँ कि मैंने जब जोलॉजी का टेस्ट दिया था, आप यकीन करो मिलर हार्ले की बुक से एज इट इज पेट लाइंस उठा उठा के उन्होंने टेस्ट में दी हुई थी। मतलब वो एक लाइन को इधर से उधर भी नहीं किया हुआ था। और वो, क्योंकि जब आपने थॉरली किसी चीज को पढ़ा हो तो आपको ये याद रह, जवाब याद हो ना, वो ये याद रह जाता है ना कि ये लाइन उस जगह पे थी या ये लाइन उस जगह पे थी। तो उन्होंने एग्जैक्ट लाइंस उठा के तो एमसीक्यूज में दी हुई थी। ठीक है। आवाज आ रही है? जी मैम। चलिए, अब हम इसको अपना नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट जो भी हमारे पास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जरा रंग बिरंगा कर दूं, ये हो ही नहीं रहा कहीं।
अच्छा चलें, जैसे है इसको ऐसे ही जाने देते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स पहले हम करेंगे और उसके बाद हम ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन करेंगे। अब आपने डिफरेंट एनिमल्स, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जब हम एनिमल्स के एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाते हैं जी सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल, जिनको हम यूकैरियोटिक एनिमल कहते हैं। प्रोटोजोन के अंदर हम उनको प्रोटोजोन कहते हैं ना, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल लाइक सेल्स थे। उसके बाद सिंगल सेल के बाद हमारे पास मल्टी सेलुलरिटी आती है, यानी ज़्यादा सारे सेल्स हों जिन एनिमल्स के अंदर। उसमें फिर मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज जिनको हम कहते हैं, या पोरीफ्रन जिनका नाम होता है, पोरीफ्रन भी कह सकते हैं, वो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप आता है जिसमें हमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं थे। पोरीफ्रंस में ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ मल्टी सेलुलर होती हैं वो ऑर्गेनिज्म। फिर हम जाते हैं ऑर्गन डेवलपमेंट की तरफ, और उसमें हमारे पास फिर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। और अब उसी तरह से जैसे जैसे एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई थी, पहले प्रोटोजोन्स थे, फिर उसके बाद पोरीफ्रंस थे, फिर इनवर्टिब्रेट्स थे। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास सिलर्ट्रेट्स हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि निमेटोड्स होते हैं, एस्चेमिन्थीज होते हैं, प्लेटामिन्थीज तो होते हैं। उसके बाद आपके पास जो स्टार फिशेज यानी जिनको आप कह सकते हो वो गैस्ट्रोपोड्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास काइनोडर्म्स आ जाते हैं। उसके बाद मतलब वो वाले इनवर्टिब्रेट सारे आ जाते हैं। फिर हमारे पास वर्टिब्रेट आ जाते हैं, उसमें फिर हम जो है मतलब जैसे जैसे आप देखोगे उनका, जैसे हमने पीछे देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवॉल्व हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गया, उसी तरह से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी इवॉल्व होगा, उसी तरह से सारे सिस्टम इवॉल्व हुए थे। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में कैसा कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम था। डाइजेशन हमारे पास दो तरह से होगी, एनिमल विद डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और जिनके पास नहीं है। जिनके पास है उनके पास तो आप देखोगे कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज होंगी जिनके थ्रू वो डाइजेस्ट करेंगे, या फिर उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्स होंगे। अब डाइजेस्टिव ट्रैक फिर आपके पास बर्ड्स के अंदर डिफरेंट है, स्नेल्स के अंदर डिफरेंट है, उसके अंदर वो रेडिकुला उसकी टंग होती है। रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि आप कह लो चरने वाले जानवर होते हैं, तो उनके अंदर आपको डिफरेंट किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। अब आगे हम जाते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन होती क्या? डाइजेशन इज अ प्रोसेस by which animal transform food into smaller components to obtain nutrients from it। इसके लिए हम वर्ड एक और यूज कर सकते हैं कि एनिमल जो है वो एसिमिलेट करते हैं फूड को। एसिमिलेट, एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड को च्यू करने के बाद, तोड़ने के बाद, एंजाइम के एक्शन के बाद उसको ब्लड में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्प्शन होती है फिर एसिमिलेशन होती है, यानी कि पहले उन फूड पार्टिकल को ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर दी एनर्जी। अब उसके बाद अगर आप देखते हो, सबसे पहले जिन एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, याद रखोगे ये वाले जो एनिमल हैं ये ज़्यादातर प्रोटोजोन होते हैं। प्रोटोजोन मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, एनिमल लाइक प्रोटीस्ट, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट देखो स्पॉन्ज, उसके बाद जो पोरीफ्रंस है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर कोई भी सिस्टम नहीं होता, तो ये स्पॉन्ज उसकी एग्जांपल आ जाती है। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर पोर्स, उनके पोर्स में पानी आता है, जैसे मैंने आपको हाइड्रा की एग्जांपल उस दिन दी थी कि वो पानी गुजर जाता है उस कैविटी, लेकिन हाइड्रा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फिर भी होती है। इनके अंदर क्या होता है, इनके पोर्स में पानी आता है, पानी में ही गैसेस भी होती हैं, पानी में ही फूड भी होती है। ये लोग फिल्टर फीडर होते हैं, याद रखना है, फिल्टर फीडर। फूड को पानी में से फिल्टर करके उसको हासिल करते हैं, वहां से फूड को लेते हैं, और बाकी पानी उन्हीं पोर से बाहर चले जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहते हो फिल्टर फीडिंग। ठीक है, इनसाइड देयर बॉडी स्पेशलाइज्ड सेल कैच द फूड पार्टिकल इन द वाटर एंड डाइजेस्ट देम। अच्छा एक सेकेंड, अरे inside the body specialized cell catch the food particles in the water and digest them in cytoplasm, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अब ये एक सेल उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है कि किस तरह से वो देखो अपने फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है, हर सेल अलग अलग फूड लेता है, और वाटर जो है किस तरह से पोर से उनके अंदर एंटर होता है। उसके बाद आ जाता है एनिमल विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें दो चीज़ें होंगी जिनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज होती हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पूरी सैक लाइक कैविटी है। अच्छा, अब आपने एक और बात याद रखनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं,
सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक। इसको मैं ऐसे बताती हूँ, देखो सैक लाइक, बोरी देखी है ना, बहुत सब नहीं देखी होगी। बोरी का एक ही मुंह होता है, मतलब बोरी को आप एक ही तरफ से उसमें डाल सकते हो गंदुम, और उसी तरफ से ही गंदुम निकाल सकते हो। देयर इज नो वे आउट, ऐसे ही होता है ना। दूसरा है ट्यूब लाइक। अब जो सैक है ना, उसमें फूड ने जाना भी उसी रास्ते से, बाहर भी उसी रास्ते से आना, ठीक है। ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये जो आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज को देखोगे, बेसिकली दे आर एग्जांपल ऑफ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी तरफ पानी का ट्यूब पाइप है, वो एक ट्यूब है, उसमें पानी इधर से जा रहा है तो इधर से बाहर आ रहा है। देयर आर टू चैनल्स, एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है, उसको कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मॉडर्न एनिमल्स के अंदर आपको ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, जैसे हम है, हमारे अंदर ये माउथ से जो है फूड जाती है, एसोफेगस से होते हुए स्टमक, स्टमक के बाद आपके पास वो आगे जाती है जी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से नीचे एनस के थ्रू वो बाहर आती है, तो वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर जो हम सबसे पहले देखेंगे वो हम देखेंगे सैक लाइक या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज जिनके एनिमल्स के अंदर होती है, उनके अंदर किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। In most of all animals, with exception of sponge, digestion is carried out through digestive system. It is separated into three stages. पहले फूड को क्रश किया जाता है, मैकेनिकल क्रशिंग के थ्रू माउथ में क्रशिंग होती है उसकी, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसको मैंने जिसको एब्जॉर्प्शन कहा, और फिर उसके बाद होती है सिमुलेशन, और फिर होती है एक्सक्रीशन, जो कि यूज नहीं हो रहे उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये थे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, नाइडेरियम और प्लेटी हेलमिंथीज में ही होता है गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, इट इज अ बैग शेप एंड समटाइम ब्रांच, ये सिस्टम होता है, और इसके अंदर इसी तरह से डाइजेशन होती है थ्रू सैक। उसी ओपनिंग से फूड जाता है, उसी ओपनिंग से फूड बाहर आ जाता है। एक सेकेंड, they have only one opening which is used both to ingest and eliminate the waste. Digestion take place inside the cavity, the cell lining wall absorb nutrients, ठीक है। वो उसकी जो सेल लाइनिंग होती है वही न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, और फिर उसी ओपनिंग के जरिए जो है एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जिनके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये इसको एनिमल विद डाइजेस्टिव ट्रैक कह रहे हैं। अ डाइजेस्टिव ट्रैक इज अ लॉन्ग ट्यूब विद एन ओपनिंग फॉर फूड टू गो इन माउथ एंड एन अदर ओपनिंग, जहाँ से वो बाहर निकलेगा। हमारे माउथ से फूड अंदर जाती है और एनस से बाहर आती है, तो ये भी उसके अंदर आ जाता है। द सिंपलेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्स आर फाउंड इन एनालिड्स, have specialized part in grinding food but they do not have a digestive gland. एनालिड में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन ग्लैंड इस तरह से नहीं होते हैं। हमारे पास तो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। मैमल्स के अंदर सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलता है। एक सेकेंड, ये क्या हो, जो मेरा टैब है ये जब थोड़ा सा तंग करता है, ये फिर ये आपको आ जाता है। माउथ है, गीजर्ड है, एनस है, उसके बाद आगे आ जाए आप। The most complex digestive tract like those found in mollusks, arthropod, mollusks और arthropod invertebrate है, and vertebrates have specialized part for digestive gland, जो इनमें ग्लैंड होते हैं, जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैंक्रियाज है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपके पास पैंक्रियाज में जो है वो बाइल प्रोड्यूस हो रही है, और उसके साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी डाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर जो एडवांस्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के साथ साथ उनके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। माउथ है, रूमिनेंट की एग्जांपल दी हुई है, फिर एसोफेगस है। उसके बाद आप देखो इसके स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, ल्यूमन है, फिर उसके बाद रेक्टिक्यूलम है, फिर ओमेसम है और ओबेसम है। ये मैं जब आपको कराऊंगी तो फिर बताऊंगी। 4 पार्ट्स होते हैं इसके स्टमक के, ठीक है, ल्यूमिनेंट्स के अंदर। उसके बाद इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैंक्रियाज और लीवर आ जाते हैं, तो ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर का फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस है। तो ये पूरा इसका जो सिस्टम है। अब अगला है रेड्यूला, सॉरी स्नेल।
स्नेल जो है ये बेसिकली आपके पास शेल्ड एनिमल्स में आते हैं। स्नेल के अंदर एक डिफरेंट चीज़ होती है, इसकी टंग जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी टंग को कहते हैं रेड्यूला। डाइजेशन बिगन विद द स्नेल इंजेस्टिंग फूड इन अ सॉर्ट ऑफ टूथेड टंग विच इज कॉल्ड एज रेड्यूला। ये अपनी टंग बाहर निकालता है, ट्रैप करता है और उसको वापस ले जाता है। रेड्यूला आपको याद रखना चाहिए, ये और हमें किसी एनिमल में नज़र नहीं आता। ये जो स्नेल्स हैं या जो आपके पास शेल्ड एनिमल हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली स्नेल में हमें ये चीज़ मिलती है। इसके टीथ होते हैं इसकी टंग के ऊपर जो कि इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड देन पासेस टू द माउथ वेयर इट मिक्स विद द स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है, फूड को मॉइस्टन करता है। स्लाइवरी माइलेज जो होता है वो फूड के ऊपर एक्ट करता है। अगर हम ह्यूमन या मैमल्स की बात करें, यानी पार्शली फूड को जो है वो मॉइस्टन किया जाता है, नरम किया जाता है, ताकि आगे एसोफेगस और आगे जहाँ वो जाए उसको फैसिलिटेशन मिले, वो स्मूथली वो सारा रास्ता गुजारे। The short esophagus transport the food to stomach. Although the salivary glands surround the stomach, the saliva is released in the mouth. saliva जो है वो माउथ में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद ये देखते हैं आप, इसके salivary gland है, ये स्टमक है। From the stomach, food passes through the intestine and expels from the anus, which is surprisingly close to the snail's head. ये भी बात याद रखें कि snail का anus उसके हेड के पास होता है। Digestion in ruminant, मैंने बताया दे जो जुगाली करने वाले पहले फूड अंदर ले जाते हैं, फिर वो बाहर ला के तो उसको जुगाली करते रहते हैं। द एनिमल इंजेस्ट फूड विदाउट च्यूइंग एंड इट पासेस टू द ह्यूमन। ह्यूमन में जाती है, ह्यूमन उनके स्टमक का पहला हिस्सा होता है, फिर वो वापस भेजते हैं। इनसाइड द ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिगिन टू डाइजेस्ट द फूड। वहाँ पर स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को। पार्ट्स ऑफ फूड गेट सेंड बैक टू द एनिमल माउथ। उसको पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद एनिमल्स के माउथ में वापस भेजा जाता है, जहाँ पे उसको च्यू करता है। इसको हम चूइंग कार्ड या रेमिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। द च्यूड फूड इज फेलोड अगेन, बट दिस टाइम वो ह्यूमन में नहीं जाएगी, वो रेटिकुलम में जाएगी। रेटिकुलम से वो ओमेसम में जाएगी, ओमेसम से वो ओबेसम में जाएगी, जहाँ पर उसकी डाइजेशन को कंप्लीट किया जाएगा। बात याद रखनी है, रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, पहले जब वो फूड इनटेक करते हैं तो वो उसको च्यू नहीं करते, वो फूड को डायरेक्टली ह्यूमन में लेके जाते हैं। ह्यूमन उनके स्टमक का पहला पार्ट है, उसमें उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, फूड को जो है वो थोड़ा तोड़ फोड़ उसके अंदर करते हैं, उसको स्मूदन करते हैं। उसके बाद वो जाती है फूड वापस माउथ में जाकर वो उसको च्यू करते हैं। एंड देन फूड रेटिकुलम में जाती है, फिर ओमेसम में जाती है और ओबेसम। इनके पार्ट्स के नाम याद रखो, इससे ज़्यादा वो डिटेल में आपसे बायो के पेपर में आई डोंट थिंक सब पूछेंगे, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस आपके पास सारी होनी चाहिए। द फूड पासेस टू इंटेस्टाइन व्हेन न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड एंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। डाइजेशन इन बर्ड अब देख लेते हैं। बर्ड्स के अंदर जी एक जो गीजर्ड या क्रॉप है वो एक एक्सेसरी चीज़ है। मैंने कल भी आपको पिजन की जब एग्जांपल दी थी तो हमने वो चीज़ की थी। फूड passes through the mouth to esophagus where there is a pouch which is called as crop. Then this is where food is moistened and softened to facilitate the digestion. अच्छा जी, उसके बाद पिजन मिल्क जो है वो गीजर्ड की लाइनिंग से जो है वो लिया जाता है और वो अपने यंग मंस को जो है वो उस पर फीड भी करते हैं, ठीक है। एक मिनट। Food then passes to stomach where it is made up of proventriculus which separate digestive fluid and the gizzard which is very highly muscular wall to finish lining of food। वहाँ पर पहले क्रॉप होती है, फिर नीचे गिजर्ड होता है, सॉरी ऊपर क्रॉप होती है, नीचे गिजर्ड होता है। गिजर्ड में फूड को मजीद ग्राइंड किया जाता है। गिजर्ड में आप कह लो जैसे वो उसकी सख्त सी सरफेस होती है जो कि पत्थरों को भी तोड़ देती है, तो वहाँ पर जाके वो उसकी हार्ड सी सरफेस पे जाके फूड जो है वो एक दफ़ा अच्छी तरह से ग्राइंड होती है, बारीक होती है, और उसके बाद वो आगे जाती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में वो ग्लैंड जो उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और जो बर्ड्स की एक्सक्रीशन होती है वो क्लोएका के जरिए होती है। एनस को इधर क्लोएका कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम, बस ये स्लाइड सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं स्लाइड सेंड कर दूंगी, बिल्कुल। मैं किसी को ना मुझे अपना कोई ईमेल एड्रेस दे दे, मैं उसको ईमेल कर दूंगी, तो फिर वो आगे सबको यहाँ ग्रुप में सेंड कर दे, क्योंकि मेरे पास के टैब पे जो है ना, यहाँ मैं इधर एक मिनट ठहरो, मैं इधर से ही करती हूँ। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं जीके का। अनम, आपकी प्रेजेंटेशन हम ऐसा करते हैं, मैं ये चाह रही थी कि मैं पहले जो है ना 3-4 टॉपिक जो मेन एनिमल्स के हैं वो करा दूँ,
ताकि मेरे एंड से जो है ना थोड़ी सी मेरी परेशानी हल्की हो जाए। मैंने अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और टॉपिक थोड़ा सा कराना है, जिसके अंदर हम डिटेल देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने आपको ब्लड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल्स के अंदर जो इंशाल्लाह वो कराना है। उसके बाद मैंने आपको, अच्छा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कर चुके हैं, हम उसमें रेगुलेशन कर चुके हैं, हम स्केलेटल सिस्टम कर चुके हैं, हमने नर्वस सिस्टम करना है, हमने ग्लैंड्स और हार्मोन्स करने हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हमने थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी को छेड़ना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन आप लोगों को आती है, ऐसे ही है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। उसके बाद हमने इनवर्टिब्रेट्स को भी थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को, ठीक है। जी मैम। तो प्रेजेंटेशंस आपकी जो है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ये 3-4 दिन मुझे दे दो, उसके बाद मंडे से आप लोगों की ऑनवर्ड्स प्रेजेंटेशन होंगी, ठीक है। और प्रेजेंटेशन मैम ऐसे ही कर लेते हैं, आप अपने वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं सारे, हाँ, और क्योंकि मैं ये फिर चाह रही उसके थी बाद ऐसे हम। ना हो कि फिर वो मेरे वाली सारी चीज़ें जो है वो दरमियान में ही रह जाए, क्योंकि बॉटनी पे मुझे, बॉटनी आप लोगों को आती है, जैसे बॉटनी आप लोगों का मेन सब्जेक्ट है, वो मुझसे तो बहुत अच्छी बॉटनी आप लोगों को आती है, तो इसलिए उसमें फिर ये है कि, लेकिन ये है कि अगर आप उसको भी करते हो तो उसमें ये होता है कि आप लोग एक दूसरे को शेयर करते हो, और शेयरिंग से जो है हमेशा इल्म जो है वो बढ़ता है। और दूसरा फिर जब आपकी एक अच्छी डिस्कशन होती है तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, कल हम ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, जनरल असेंबली का मैंने आपको बता दिया था, फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल देखते हैं आज। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आजकल कश्मीर इशू चल रहा है तो उसमें आपको मसला समझ आ रहा होगा कि वो जी कहते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल में इशू लेके जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉर्मली 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं उसके, जिसके अंदर से आपके पास कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं और कुछ आपके पास जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। हमारे पास अभी जो है सिक्योरिटी काउंसिल के देयर हैज़ बीन ओरिजिनली 11 मेंबर्स, जिनमें से बाद में वो 15 कर दिए गए थे। जब बनाई गई थी तो तब कहा गया था 11 मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स हैं अब, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 सेलेक्ट होते हैं 2-2 साल के लिए, ठीक है। 5 मेंबर परमानेंट होते हैं, वो परमानेंट है, वो शुरू से परमानेंट है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और 10 मेंबर्स जो हैं वो 2-2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। और हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। आजकल इंडिया बहुत कोशिश में है कि वो बन जाए, पर देखें अल्लाह ना करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जब कोई भी फैसला होता है, किसी मुल्क के ऊपर कोई पाबंदियां लगानी होती हैं, किसी मुल्क से कोई पाबंदियां हटानी होती हैं, जो भी करना होता है, उसमें अगर एक भी 4-5 मेंबर्स में से उस फैसले के खिलाफ हो जाए या वो उसको अप्रूव ना करे, तो हम उसको कहते हैं कि फैसला वीटो हो गया। इन 5 मेंबर्स के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि इनमें से एक भी अगर किसी बात पर राजी नहीं है तो वो उस पूरे फैसले को वीटो कर सकता है। इस तरह से ये जो 5 मेंबर्स होते हैं, ये परमानेंट मेंबर, दे हैव अ पावर टू वीटो एनी ऑफ द डिसीजन। तो हमारे पास परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं 5, वैसे होंगे 15, 2-2 साल के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान 2019 और 18 और 19 में, या 18 और 17 में जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रहा था। आजकल मेरे ख्याल में इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। वो बेसिकली एक वोटिंग होती है, कोई बारी बारी, यानी आप कह लो कि नॉमिनेशन दी जाती हैं 15 या 20 कंट्रीज की, फिर उनमें से वोटिंग होती है और जिनकी वोटिंग टॉप पे होती है उनको फिर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना लिया जाता है। किसी भी फैसले में भी जब उनकी मीटिंग होती है तो 15 मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसको सुनते हैं। लेकिन वीटो की फैसले को करने की पावर उन्हीं 5 कंट्रीज के पास है, जिसको हम यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। तीसरे नंबर पे आती है इकोनॉमिक OSOC भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास इकोनॉमी को वो चेक करते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक, इसके टोटल 54 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 54 मेंबर स्टेट हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है, अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी काउंसिल, और एक होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी यूनाइटेड नेशन की अपनी ही कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उसको भी आपने बस उसका नाम याद रखें कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इससे ज़्यादा उसको। इसके बाद आप आ जाओ आगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हो, कॉमनवेल्थ। ऐसी कंट्रीज
है उनको हम कॉमन मैम आपकी आवाज बार बार कम हो जाती है। अभी भी कम हो रही है। ठीक है मैम नहीं आवाज मैम आ अभी रही। आपने क्या बोला है, आवाज नहीं एक मिनट है, आपकी आवाज बहुत वो स्लो हो जाती है, समझ नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज। मैम अभी भी स्लो है काफी। अब अब भी स्लो ही है। आप बताओ। अब ठीक है यहाँ पे भी स्लो है। मैम अब भी स्लो ही है, ऐसे लग रहा है बहुत दूर से ऐसे थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है।